Today I am here to explain the topic cell. Now what is cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलके बनती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके कि डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं। अब जैसे ब्लड सेल हैं जो उनका काम है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना और ऑक्सीजन को सप्लाई करना पूरी बॉडी में। फिर जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ऐसे जितने भी सेल्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं। नाउ कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ सेल। In 1655, रॉबर्ट हुक was first scientist who observed the cell. तो ये बॉटल कॉक पे स्टडी कर रहे थे। कॉक जो है ये प्लांट मटेरियल का बना होता है। तो इन्होंने कॉक के एक छोटे से पीस को कट किया और उसे प्लेस किया अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी टाइनी रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको इन्होंने बोला सेल। So the term cell was first coined by Robert Hooke. लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो सेल है वो एक लिविंग क्रीचर है। Now after that in 1674 एंटोन वॉन ल्यूबिनहुक इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने जब सेल को देखा तो इनको वहां पे कुछ मूवमेंट्स नजर आई, तो इन्होंने बोला सेल इज अ लिविंग थिंग। ना इन्होंने फर्स्ट टाइम एल्गी को देखा, फिर इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। After that, in 1831, Robert Brown discovered the nucleus. Now comes to the cell theory. Cell theory was typically given by two scientists, Sheridan and Schwann. In 1838, the Sheridan, who was a German botanist, ये plants पे study कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो plant है उसकी body different cells से मिलके बनती है। तो इन्होंने बोला कि cells which are similar in their structure and function together they form a tissue. Now after that in 1839 शवान जो कि एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने जब एनिमल सेल को देखा तो इन्होंने देखा कि वहां पे एक आउटर बाउंड्री है सेल में जिसको अब हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ प्लांट सेल्स को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही एक, लेकिन इसके साथ एक ऊपर और आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसको अब हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, आफ्टर दैट अब ये जो दो साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड शवान, इन्होंने हमें बताया कि जो प्लांट एंड एनिमल है इनकी बॉडी सेल से मिलके बनती है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। आफ्टर दैट एडिशंस हुए कुछ 1855 में बाय द रुडोल्फ वर्क्यू। इन्होंने जब सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि सेल जब डिवाइड कर रहा है तो ये न्यू सेल्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। सो ही कंक्लूड दैट द न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब जो सेल थ्योरी है इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल और देयर प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंडली द न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये जो सेल थ्योरी है इसको कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। अकॉर्डिंग टू देम कुछ नॉन सेलुलर आइडेंटिटीज भी प्रेजेंट होती हैं जो कि काफी सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये जो नॉन सेलुलर आइडेंटिटीज हैं इनमें आपके आते हैं एक तो वायरस एंड सेकेंडली विरोइड्स। अब जो वायरस है इसकी बॉडी में एक तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और एक इसका जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो डीएनए वायरस है तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होएगा, अगर ये आरएनए वायरस है तो यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होएगा। जो विरोइड्स हैं ये स्मॉलेस्ट पैथोजेंस हैं। ठीक है, अब इसकी बॉडी में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि दीज आर टोटली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें तो कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ सेल ऑर्गेनेलिस ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो ये वाली हाइपोथेसिस है इसको भी कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। अकॉर्डिंग टू देम जो वायरसेस हैं जब ये ऐसे ही प्रेजेंट हैं
तो इनमें कोई भी सेलुलर एक्टिविटी या फिर लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। जब एक वायरस किसी होस्ट में एंटर करता है, होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन या कुछ भी इसका होस्ट हो सकता है। तो जब एक वायरस किसी होस्ट के सेल में एंटर करता है तभी वो अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल सेल है या कोई भी मान लो होस्ट होस्ट सेल है इसका, तो ये वायरस है। अब जो वायरस है वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है होस्ट के सेल में। अब ये होस्ट का डीएनए है, जो वायरस है इसका डीएनए भी यहाँ पे होस्ट के सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जब होस्ट के डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो साथ में वायरस के डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती है। फिर ये होस्ट के सेल की मशीनरी को यूज करके अपने प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस कर लेगा। तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। तो इन साइंटिस्ट ने बोला कि जो वायरस हैं ये अल्टीमेटली एक होस्ट पे, एक सेल पे डिपेंड करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए ये जो हाइपोथेसिस थी इसको भी निग्लेक्ट किया गया। अब कंक्लूजन ये है कि चाहे तो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होंगे, और अगर वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सेल पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। नाउ कम्स टू द मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें सबसे पहले है कि एनर्जी फ्लो ऑकर विद इन द सेल। अब जैसे हमने खाना खाया तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। अब ब्लड ने क्या किया कि सभी कंपोनेंट्स को पूरी बॉडी में, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। कैसे? सपोज दिस इज एन एनिमल सेल और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होएगी, ऑक्सीडेशन मींस जब इसकी ब्रेकडाउन होके एनर्जी की प्रोडक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब ग्लूकोज की पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन होएगी तो ये पायरूवेट में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। फिर पायरूवेट अपनी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एनर्जी फ्लो है ऑकर विद इन द सेल, मींस एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअली सेल्स के अंदर होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Now secondly, hereditary information which is present in the DNA molecule is passed from cell to cell. अब अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो यहाँ पे दो सेल डिविजन्स होती हैं। एक तो माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स में, मींस सभी बॉडी सेल्स में, और सेकेंड डिवीजन है मियोसिस, ये होती है जर्म सेल्स में, जिनमें कि आते हैं एग एंड स्पर्म। अब जब कोई सेल माइटोसिस में एंटर करता है तो इसके अंदर जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब यहाँ पे डॉटर सेल्स बनेंगे तो ईच सेल विल गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जितना डीएनए यहाँ पे पेरेंट सेल में था उतना ही डीएनए दोनों डॉटर सेल्स में आएगा। सो इसीलिए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से अब डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो गई। सेकेंड डिवीजन है मियोसिस। अब इसकी दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं दो, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपना कुछ पोर्शन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जो न्यू स्ट्रक्चर्स बनेंगी ये कुछ ऐसे बनेंगी। इसका मतलब है कि जो इतना पोर्शन है ये इसने इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, तो दीज आर द न्यू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। अब जब मियोसिस 2 होती है तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू हाफ। जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन के सभी सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जब इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे तो ईच गैमीट विल गेट the half number of chromosomes which is 23 and 23। जब अब ये गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो जो जाइगोट बनेगा इनमें से उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। दिस इज द जाइगोट। अब जो जाइगोट है इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं और पूरा डीएनए है, इसमें मींस पूरी इंफॉर्मेशन है जो कि एक फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म जिससे बन सकता है। तो ये जो जाइगोट है ये एक फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा।
अब हम देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं तो उनके जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से उनके फीचर डिफरेंट होते हैं। वो इसलिए कि जब पेरेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन होती है, तो हर बार न्यू रिकॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसलिए जो बच्चे हैं उनके फीचर्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। अब थर्ड ये है कि ऑल सेल्स दे हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। अब जितने भी सेल्स हैं एक तो उनमें वाटर प्रेजेंट होएगा, फिर इनऑर्गेनिक आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एटसेट्रा, ये भी सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट सभी सेल्स में। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो ये भी ऑलमोस्ट सभी सेल्स में सिमिलर ही होते हैं। जो डिफरेंट सेल्स हैं इनके डिफरेंट साइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉलेस्ट सेल इन नेचर दैट इज ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर जो लार्जेस्ट सेल है ये है ऑस्ट्रिच एग। अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म, फिर लार्जेस्ट सेल है एग एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। अगर हम नर्व सेल की स्ट्रक्चर देखें तो ये है सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दिस इज एक्सोन टर्मिनल, सॉरी दिस इज एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल, ये डेंड्राइट्स हैं। सो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं ये बर्थ के टाइम एक बार डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होती। तो अगर नर्वस सिस्टम में या न्यूरॉन्स में कोई डिजीज होगी तो दैट विल बी परमानेंट इन नेचर, मीन्स उसको ठीक करना या रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स थे उनको एक डिजीज थी जिसे बोलते हैं ALS, दैट इज एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इस डिजीज में क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनमें वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मोटर न्यूरॉन्स डिफेक्टेड है जिसकी वजह से मसल की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली पैरालिसिस होता है। अब ये जो डिजीज है इसके जो भी पेशेंट्स होते हैं वो 5 इयर्स से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग्स थे ही गॉट दिस डिजीज एट द एज ऑफ 21 एंड ही सर्वाइव्ड विद दिस डिजीज टिल द एज ऑफ 76। तो ये एक एक्सेप्शन थी, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मींस पहले बॉडी के कुछ मसल्स में होगी और वो फंक्शन करना बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैलता है और जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, दैट लीड्स टू द फुल बॉडी पैरालिसिस। सो हमने पढ़ा कि जो नर्व सेल्स हैं ये बर्थ के टाइम पे एक बार डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद इनमें बर्थ के बाद कोई भी डिवीजन नहीं होती, और अगर इनमें कोई डिजीज होगी तो दैट विल बी परमानेंट इन नेचर। अब ये जो सेल्स हैं इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, जैसे जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं दे आर राउंड शेप्ड, फिर जो नर्व सेल है ये इलोंगेटेड सेल है, फिर जो मसल्स होते हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड, उसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर कॉलुमिनर। ऐसे जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं इनकी शेप भी डिफरेंट होती है और इनका साइज भी डिफरेंट होता है। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो जो हमारी बॉडी है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। फिर जब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं जिनके की सिमिलर फंक्शन होते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर होती है तो ये बनाते हैं एक टिश्यू, ठीक है। अब जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये बनता है एक ऑर्गन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्टमक की। अब जो स्टमक है इसमें खाने की डाइजेशन होती है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो इन सब कुछ को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स सेक्रेट करता है स्टमक। तो अगर हम देखें तो स्टमक में कुछ ऐसा, ये एक ऐसा टिश्यू है जो ऐसे एंजाइम सेक्रेट करेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिर ये दूसरा टिश्यू है जो कि ऐसे एंजाइम सेक्रेट करेगा जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिर ये एक तीसरा टिश्यू है जो कि ऐसे एंजाइम सेक्रेट करेगा जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं स्टमक में ये एसिडिक पीएच में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक पीएच को क्रिएट करने के लिए कुछ जो टिश्यूज हैं वो HCl सेक्रेट करते हैं। सो इसमें यह है कि जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो बनता है एक ऑर्गन।
फिर इसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो ये बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे दिस इज ईसोफेगस, ये माउथ से स्टमक तक खाने को ले जाने में हेल्प करती है। फिर स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है और फूड की स्टोरेज होती है। फिर स्टमक के नीचे ये जो पैंक्रियाज हैं ये बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट करते हैं ताकि जो स्टमक ने एसिड सेक्रेट किया है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। फिर यहाँ पे जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये भी अपने जूसेस सेक्रेट करते हैं फॉर द डाइजेशन। फिर दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। आफ्टर दैट ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खाने की पूरी एब्जॉर्प्शन होएगी। फिर जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल है वो एनस और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो ये एक सिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऐसे जो बॉडी है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है तो इसकी फंक्शनिंग के लिए 7 डिफरेंट सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर, मींस ये सिंगल सेल के बने होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जो यूकैरियोट्स हैं दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर में एग्जांपल है सिंगल सेल्ड फंजाई और मल्टीसेलुलर में आते हैं प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड एल्गे। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सभी में न्यूक्लियस एब्सेंट है और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल्स की बात करें यूकैरियोट्स में तो जो ह्यूमन के मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। फिर जाइलम प्लांट का टिश्यू है जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स। इन दोनों सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है। ऐसे कुछ सेल्स में एक्सेप्शंस हैं, वैसे जितने भी सेल्स हैं यूकैरियोट्स के इनके सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जीनोम, जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो रीजन यहाँ पे जीनोम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। सपोज ये एक बैक्टीरिया का सेल है तो ये इसका न्यूक्लियोइड रीजन होगा, ठीक है, ये डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। अब जो प्लाज्मिड्स हैं इनका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें कि एक प्लाज्मिड होती है, कुछ बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं फ्लैजुलम। जो फ्लैजुलम है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं ऑल ओवर द बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड द पिल्लाए। जो पिल्लाए हैं ये बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम के साथ बाइंड होने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया रॉक के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिल्लाए। अब ये जो पिल्लाए हैं ये कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ बाइंड होता है या अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिल्लाए, तो ये अपना प्लाज्मिड जो है इसको ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में। दिस इज द कॉन्जुगेशन। ये बैक्टीरियाज में ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है कॉन्जुगेशन जो है। नाउ अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो जो इसका जीनोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोमल डीएनए देखें तो इट इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इन यूकैरियोट्स जो क्रोमोसोमल डीएनए है इट्स लीनियर, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम इसका क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, मीन्स यहाँ पे डीएनए के साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये जो प्रोटीन्स हैं मेनली दे आर ऑफ हिस्टोन फैमिली।
जबकि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। अब जो क्रोमोसोम नंबर है ये यूकैरियोट्स में वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन के जितने भी सेल्स हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ईस्ट है उसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इसका नंबर जो है वो वेरी करता है सेल टू सेल। अब जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसे तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। अब न्यूक्लियस के बाहर सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो इस डीएनए को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए और साइटोप्लाज्मिक डीएनए। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। नाउ प्लाज्मिड्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ऑलमोस्ट सभी में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मिड्स हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, जो प्लाज्मिड हैं दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, मींस ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड, जो प्लाज्मिड्स हैं ये अपने आप को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ड्यू टू दीज फीचर्स, जो प्लाज्मिड्स हैं इनको वाइडली यूज किया जाता है रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में। अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसे हमने इस सेल में ट्रांसफर करवाना है। ये कोई भी सेल हो सकता है, इट कैन बी अ एनिमल सेल और प्लांट सेल, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि जो प्लाज्मिड है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकती है, तो इसीलिए जब ये प्लाज्मिड इस होस्ट सेल में एंटर करेगी तो साथ में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी होस्ट में एंटर कर जाएगा। तो ऐसे ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये इनकी इंपॉर्टेंस है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो सभी यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनेलीज, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें सभी सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। अब यहाँ पे जो यूकैरियोट्स हैं इनमें ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो मैच्योर आरबीसीज हैं जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनमें जो है सभी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं ऑलमोस्ट। फिर अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट में जो जाइलम टिश्यू है जो कि हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, तो इसके दो टिश्यूज होते हैं, दो सेल्स होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियर्स, इनमें भी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। फिर प्लांट में जो स्क्लेरनकाइमा सेल्स हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें भी जो सभी ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल वेरी करता है। वैसे जितने भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स होते हैं इनमें ऑलमोस्ट सभी में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विच मीन्स एन एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू सेटल ऑन द बॉटम, ठीक है। अब अगर हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखें तो इनमें एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30s राइबोसोम्स से मिलके बनता है और जो लार्ज सब यूनिट है ये 50s राइबोसोम्स का बना होता है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो इसमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बनता है 40s राइबोसोम से और जो लार्ज सब यूनिट है ये 60s राइबोसोम से बनता है। अब जो राइबोसोम्स हैं दे प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये कोई स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम्स का, ठीक है, विच इज 40s सब यूनिट हियर। तो जब कोई mRNA आके इसके साथ बाइंड करेगा तो फिर यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है वो भी बाइंड कर जाएगा
और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो जो राइबोसोम्स हैं ये ट्रांसलेशन में रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो इनमें भी अगर प्लांट्स और एल्गी, ये दो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स हैं। अब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होगी, इसलिए इन दोनों दोनों में क्या है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। बाकी जितने भी यूकेरियोट्स हैं जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, इनमें किसी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ओनली फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स में ही होता है ये। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो इनमें कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, जिनमें की एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। अब अगर मान लो ये एक साइनोबैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें सेल के अंदर कुछ इंटरनल फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। अब इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है साइनोबैक्टीरिया में, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं है, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो यहाँ पे थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होएगी। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो सभी यूकेरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ओनली जो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स हैं जिनमें आते हैं प्लांट्स एंड एल्गी, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो जो प्रोकैरियोट्स के सेल्स होते हैं इनका साइज वेरी करता है फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि जो यूकेरियोट्स के सेल होते हैं इनका साइज वेरी करता है फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर। नो, अब सेल वॉल, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ऑलमोस्ट सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट दी माइकोप्लाज्मा। अब जो माइकोप्लाज्मा है ये बैक्टीरिया का ऐसा जीनस है जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये रेजिस्टेंट होते हैं सभी एंटीबायोटिक्स से। अब एंटीबायोटिक्स क्या काम करती हैं, ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। अब यहाँ पे तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इन पे कोई असर नहीं होएगा, तो दे आर टोटली रेजिस्टेंट टू ऑल दी एंटीबायोटिक्स। अगर हम यूकेरियोट्स में देखें तो जो प्लांट, एल्गी एंड फंजाई है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल एंड ह्यूमंस है इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। नाउ कम्स टू द रिप्रोडक्शन। अब जितने प्रोकैरियोट्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मोड। इसमें भी होती है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है इनटू द टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन। अगर हम यूकेरियोट्स में देखें तो यहाँ पे दो तरह की रिप्रोडक्शंस होती हैं, एक तो बाय द मोड ऑफ एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में एग्जांपल सेल डिवीजन है माइटोसिस। अब जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, मीन्स सभी बॉडी सेल्स में होती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो माइटोसिस है इट इज द इक्वेशनल डिवीजन, मीन्स जब एक सेल डिवाइड करेगा दो नए डॉटर सेल्स में तो सभी में, इन सभी में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होएगी विद द हेल्प ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन। जो मियोसिस है ये होती है जर्म सेल्स में, जैसे कि एग एंड स्पर्म। अब इसमें क्या होता है कि इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि जब कोई जर्म सेल माइटोसिस में एंटर करेगा तो इससे जो गैमीट्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। जो साइटोस्केलेटन है प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट है। साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स सेल के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो मूवमेंट के लिए बोन्स हेल्प करती हैं, सिमिलरली सेल के अंदर जो स्केलेटन है उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। जो यूकैरियोट्स हैं इनमें भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे साइटोस्केलेटन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया है। तो इनमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। जैसे जब ये सेल जैसे डिवाइड हो रहा है तो जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे ये स्पिंडल स्प्रेड करेंगे सेल में।
ये जो स्पिंडल्स हैं ये क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी इक्वली इनटू द डॉटर सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये क्रोमोसोम्स हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्रोमोसोम्स को इन द डॉटर सेल्स। तो ऐसे जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में। सेकेंडली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंड इज द माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट है ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। सेकेंडली जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं उनकी मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये मेनली कैरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें कुछ और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लैमिन्स, डायमिन्स। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सेल सेल जंक्शन में रोल प्ले करती हैं। सेल सेल जंक्शन मींस जब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, तो इसको हम बोलते हैं सेल सेल जंक्शन। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सेल सेल जंक्शन में रोल प्ले करती हैं।